हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान का क्लास सेवन्थ, बिहार बोर्ड का क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 3 है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार की भूमिका। जैसा इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हम लोगों ने बिहार राज्य सरकार में पढ़ा था कि कैसे जो विधायक होते हैं बच्चों, वो अपने राज्य में या सॉरी, जो विधायक होते हैं अपने क्षेत्र में या अपने जितने भी क्षेत्र होते हैं उनके, उन क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, ऊर्जा से या किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसे विधानसभा में, ठीक है, विधानमंडल में उसे क्या करते हैं, उस समस्याओं को उजागर करते हैं, जिससे उस मंत्री के जो जितने भी लोग होते हैं उसको समस्याओं का समाधान करते हैं। तो बच्चों इसी कड़ी में आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार में राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है बच्चों, ठीक है। इससे पहले आपने पार्ट 2 नहीं चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छा डिटेल से बताया है, उसका बेसिक है, समझ लो, ठीक है। अगर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये आपको समझ में ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जो जो क्या बोलते हैं, जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो शिक्षा या स्वास्थ्य या अन्य प्रकार की जितने भी सुविधा होती है और लोगों को चुनौती में महसूस होती है, ठीक है, लोगों की जो समस्याएं होती हैं अपने क्षेत्रों में, उनको वो क्या करते हैं, वो विधानसभा या बहस जब होती है तो उसमें वो उजागर करते हैं, जिसमें उनकी चुनौतियों के समाधान के सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और उनकी जो चुनौतियाँ होती हैं उनको दूर करने की उसको संभावना दी जाती है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों चलो इसी कड़ी में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। मैं सचिन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यह फोकस ऑन स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्षेत्र में राज्य सरकार की भूमिका बच्चों, ठीक है। सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, आपदा के समय राहत लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है बच्चों। लोक अधिकार चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था कि सभी बच्चों, सभी विद्यार्थियों या सभी भारतीय लोगों को एक लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक है। जैसे जो देखो यहाँ पे एक बात नोट करना चाहता हूँ। मान लो कि ये छपरा है, अगर छपरा में अगर बाढ़ वगैरह आता है तो लोग बहुत ही क्या होते हैं, लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है, ठीक है। बाढ़ वगैरह आती है, इनको बस खाने वगैरह, खाने की सुविधा भी नहीं होती है। तो जो इस क्षेत्र में विधायक होता है, वो विधायक क्या करेगा, विधानसभा में जब बैठक होती है तो बाढ़ के बारे में चर्चा करेगा, ठीक है। जो इसके मंत्री होंगे, बाढ़ बाढ़ वगैरह के जो मंत्री होंगे, जो जो आपदा सुरक्षा का मंत्री होंगे, ठीक है, उससे मदद मांगेगा। और जितना भी जब पैसा होता है जो सदन भेजती है मंत्री को, उनको ये देने की कोशिश करेगा। और क्षेत्र में चावल, गेहूँ, आटा ये बंटवाने की कोशिश करेंगे। वो खाना भी बंटवा देते हैं कभी कभी, तो जिससे क्या होता है, इस क्षेत्र में लोगों को क्या होती है, राहत मिलती है बच्चों, ठीक है। तो समझ गए कि जो विधानसभा मंडल में बहस होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही सरकार की भूमिका क्या होती है बच्चों शिक्षा और स्वास्थ्य में, मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य में इस चैप्टर के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वही लिखा है, सड़क, बिजली व्यवस्था, आपदा के समय राहत लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए अपेक्षा होती है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार इसे पूरा करे। हम ही लोग तो सरकार चुनते हैं बच्चों, और हम ही कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार जो होती है हम लोग की चुनौतियों को दूर करने की कोशिश करती है। इस अध्याय में हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की भूमिकाओं को समझेंगे। जो इस चैप्टर है उसमें मुख्यतः शिक्षा, ठीक है, और स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर जो क्लास जो आपका 8 होगा उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में, ठीक है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जो क्लास 6 में शिक्षा और स्वास्थ्य में जो हमारे जो मुखिया होते हैं, मुखिया वगैरह, उसमें उसकी क्या भूमिका होती है इससे बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले राज्य सरकार के बारे में, और क्लास 8 में पढ़ेंगे हम लोग क्या, केंद्र सरकार के बारे में, जो प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग राज्य सरकार में बात करेंगे, मुख्यमंत्री वगैरह के, ठीक है। तो वही कह रहा है। तो अन्य संबंधी में सरकार की भूमिका को समझेंगे और देखेंगे कि सरकार के काम किस प्रकार जुड़ी है बच्चों, ठीक है। सरकार के जो काम होते हैं वो किस प्रकार जुड़ी है सामाजिक से। शिक्षा हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है, अर्थात यह दुनिया का समझने का मौका देती है बच्चों। जो शिक्षा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो दुनिया को समझने में बहुत ही मदद करता है, आप लोगों को पता ही होगा। आत्मविश्वास देती है और व्यक्ति व समाज के बेहतर को बनाने की कोशिश करती है। तो ये बच्चों लिख लीजिएगा कभी, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि शिक्षा क्यों जरूरी है बच्चों। आपने देखा होगा कि जो हमारे गांव के जो दलित लोग हैं होते हैं, या
जो बहुत ही निम्न जाति के होते हैं, उनके पास धन नहीं रहता, उनके पास पैसा नहीं रहता बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनको शिक्षा नहीं दिलाते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, बच्चों को शिक्षा कैसी भी दिलानी चाहिए, भले ही सरकारी हो में हो, क्योंकि जो शिक्षा होती है उनको समझने का मौका देती है, आत्मविश्वास देती है, कुछ करने का, कुछ कर गुजर जाने का, बड़ा बनने का, और समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करने का शिक्षा जो होती है हमें ज्ञान देती है। शिक्षा इस बात से सक्षम बनाते हैं कि हमारी रुचि के अनुसार का काम ढूंढ का रुचि के अनुसार शिक्षा जो होती है हमें इस प्रकार काबिल बनाते हैं कि हम अपनी रुचि के अनुसार, देखो ये इंपॉर्टेंट है, रुचि। शिक्षा क्या कहती है कि शिक्षा जो, अगर तुमको संगीत अच्छा लगता है तो तुमको संगीत के क्षेत्र में जाना चाहिए, तुमको चिकित्सा अच्छा लगता है तो तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, तुमको खेल में अच्छा लगता है तो तुमको प्लेयर बनना चाहिए, ठीक है। अगर तुमको सामाजिक अच्छा लगता है तो तुमको आईएएस कलेक्टर बनना चाहिए। तो जो शिक्षा होती है हमें क्या करती है, आत्मविश्वास देती है सोचने का और समझने का, कि जो तुमको जिस क्षेत्र में रुचि है उसी क्षेत्र में तुमको अनुसार काम मिलना जाए, काम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा यही बताती है कि उसी क्षेत्र में अपना काम करो जिस क्षेत्र में तुमको विश्वास हो, आत्मविश्वास हो। समाज के लोग किसी समस्या पर मिलजुल कर बातचीत कर सके, इसका मौका समाधान निकाल सकें। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति अदालत में अपना बचाव करे, बैंक के ऋण लेने, वैज्ञानिक ढंग से खेती करने, सरकार की विभिन्न योजनाओं को जानकारी लेने ज़्यादा समर्थ होता है। वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और सामाजिक कार्यों में सफलतापूर्वक भागीदारी करने में सक्षम महसूस करता है। तो बच्चों जो जिसके पास शिक्षा होगा, ये देखो इतना उसको लाभ होने वाला है, ठीक है। जो शिक्षा होगा वो कभी पुलिस से नहीं डरेगा, खेती जो होती है वैज्ञानिक तरीके से करेगा, बैंक में घबराएगा नहीं, पुलिस में घबराएगा नहीं, कोर्ट में जाएगा तो वो भी अच्छा से बात कर सकेगा उसको, क्योंकि शिक्षा है उसके पास, ठीक है। और जो शिक्षा नहीं है उसको तो पुलिस के पैर पकड़ लेते हैं वो लोग, ठीक है, कि साहब साहब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन जिसके पास शिक्षा है वो पुलिस को ताव देते हैं कि मैं अगर मैंने गलती नहीं किया है तो मैं सही हूँ बच्चों, ठीक है। तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। चलो, बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है बच्चों, हम लोग ये बात करने वाले हैं कि बिहार में, जैसे मेरा भाई पढ़ता है सरकारी स्कूल में, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोग बात करने वाले, जो बिहार से बच्चे होंगे उन लोगों को पता होगा कि बिहार में क्या शिक्षा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना बच्चों, तो जो क्लास 7 के जितने विद्यार्थी होंगे उनको ये सेंड करना, ठीक है, ठीक है। उनको सेंड करना है, प्लेलिस्ट भी उसको सेंड कर देना कि सर वो जो पढ़ाते हैं वो कैसा पढ़ाते हो, तो आप ही लोग बताएंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो बिहार की शिक्षा की स्थिति के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, मतलब आज़ादी के पहले, सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्षों की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ जब संविधान बना तो उसमें यह मतलब लिखित किया गया, मतलब लिख दिया गया कि 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी बच्चों, ठीक है। मुफ्त की शिक्षा, कि जिसके पास पैसे भी नहीं है, जो गरीब है, वह भी अपना शिक्षा चालू कर सके, वह भी अपना शिक्षा प्राप्त कर सके, जो क्या है, अधिकार है। तो इसीलिए तो सरकारी स्कूल में 10 से 14 वर्षों के लिए क्या किया जाता है बच्चों, बताओ, 10th और जो 12th होती है, वो 12th जो होती है, जो 10th होता है वो 14 वर्ष तक खत्म हो जाता है सभी बच्चों का। तो वही कह रहा है 10वीं तक, ठीक है, 10 वर्षों के बीच 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा बच्चों, ठीक है, क्योंकि कोई भी शिक्षित अशिक्षित ना रहे, इसीलिए, ठीक है। आपको याद हो क्यों, जो शिक्षा एक अधिकार है, सभी लोगों का अधिकार है। और मैंने चैप्टर 1 में समता का अधिकार पर समानता का अधिकार पढ़ाया था कि अगर शिक्षा किसी को नहीं मिलती है तो समानता का अधिकार के लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्या करेगी, शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है। तो क्या कहता है, देखो यहाँ पे क्या कहता है कि 14 वर्षों की शिक्षा के 14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी को क्या होगा, शिक्षा पहुंचाई जाएगी। लेकिन जो यह लक्ष्य है अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है बच्चों, ठीक है। नोट करना, यह जो सुनना, नोट मत करना, जब मैं कहूँगा तभी लिखना, पहले समझो। वीडियो को पता है 2-3 बार देखना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, वीडियो को 2-3 बार देखना, ये क्या कहना चाहता है, ये चैप्टर जो है क्या कहना चाहता है। देखो बिहार में बहुत ही गरीबी है, ठीक है। जो शिक्षा में सबसे जो निम्न राज्य है, वो सबसे पिछड़ा राज्य है शिक्षा में, वो है बिहार, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। लेकिन यह जो लक्ष्य है अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी, कौन सा लक्ष्य, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का। आज इतने वर्षों के बाद भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है बच्चों। आपको पता ही होगा कि सब लोग कहाँ शिक्षित हैं, आपके आज समाज के पड़ोसी में या दलित वर्ग में या डिस्टोली वगैरह में चले जाएंगे तो कोई भी उतना शिक्षा नहीं। लेकिन हाँ, पहले से शिक्षा जो है बहुत ही बढ़ रही है। अब दलित वर्ग या कमजोर वर्ग, जो गरीब वर्ग हैं, वो भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं, वो भी जानने पहचानने लगे हैं आज। और जो डिस्टोली वगैरह है, कुम्हार टोली है, वो सब में क्या होता है, जो शिक्षा है वो भी अब धीरे धीरे क्या जागरूकता फैल रही है बच्चों, ठीक है। तो अभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी है, लेकिन क्या होगा कि जो लक्ष्य है वो आने वाले समय में, कुछ समय में क्या हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति धीरे धीरे हो पाएगी, क्योंकि जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती है
बच्चों व्यक्तियों का जो मन होता है उसमें फूटने लगते हैं, ठीक है, जिज्ञासाएं, और वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, भले ही मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि जागरूकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों के पास शिक्षा नहीं है, यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आइए अपने राज्य के उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने राज्य के बारे में हम लोग स्पष्ट करते हैं। एक दृष्टि में तालिका दिया गया है बच्चों, ठीक है, ये नीचे देखो दिख सकता है। हम इस दृष्टि में नीचे की तालिका पर डालते हैं, ठीक है, जो बिहार की साक्षरता दर से संबंधित है। साक्षरता दर यह बताती है कुल जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। ये इंपॉर्टेंट देखो, एक शब्द है, कीवर्ड है, साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब क्या? एजुकेशन रेट, लिख लेना, एजुकेशन रेट। एजुकेशन रेट का मतलब क्या? साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब क्या कि आपके जो राज्य है, मान लो कि जैसे ये बिहार है, मान लो कि बिहार है, तो बिहार में कितने लोग शिक्षित हैं, ठीक है बच्चों, वो साक्षरता दर बताती है कि बिहार में कितने लोग शिक्षित हैं बच्चों, ठीक है। तो शिक्षित साक्षरता दर कैसे निकाली जाती है बच्चों? कुल जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, वह बताती है साक्षर, ठीक है। साक्षरता दर मतलब एजुकेशन क्वालिटी या एजुकेशन रेट, यानी वैसे लोग की कितनी संख्या है जो कम से कम अपना नाम लिख सकते हैं और कुछ सरल वाक्यों को पढ़ सकते हैं। बच्चों देखो, बिहार में जो है, जो पूरे इंडिया में जो शिक्षा का मतलब पता है क्या होता है? शिक्षा का यहाँ पे परिभाषा बहुत ही सरल है। बिहार जो इंडिया में जो शिक्षा का मतलब पता है क्या होता है? कि जो अपना केवल नाम लिख सके और कुछ हिंदी पढ़ सके, उसे कहते हैं वो शिक्षित है। बच्चों क्या इस इतने से काम चल जाएगा क्या? क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? क्या आप कुछ बड़ा कर पाएंगे कि केवल नाम लिखना आता हो और कुछ पढ़ ले, हिंदी चाहे इंग्लिश, वो शिक्षित हो गया? नहीं। तो शिक्षित उसी को मानते हैं जो नाम लिख ले। बिहार इंडिया में क्या होता है कि शिक्षित उसी को मानते हैं जो केवल अपना नाम लिख ले, वो शिक्षित है। शिक्षित का मतलब ये नहीं, शिक्षित का मतलब कि थोड़ा अपना वो व्यवहार उसका अच्छा होना चाहिए, वो डरे ना, उसको सोच अच्छी होनी चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए, वो नाम भी अच्छा लिखे, पढ़ भी अच्छा ले, उसको शिक्षित कहते हैं ना। कि केवल बस नाम लिखना हो, उसको कुछ बुद्धि का विकास ही ना हो, वो शिक्षित अच्छी नहीं है। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या है बच्चों, याद रखना कि इंडिया में या बिहार में स्पेशल पूरे इंडिया लेवल की यही डेफिनेशन है कि जो व्यक्ति नाम लिख सके और कुछ पढ़ सके, कुछ वाक्यों को, सरल वाक्यों को, वो शिक्षित है बच्चों, ठीक है। अब देखो, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार बिहार के साक्षरता दर की स्थिति। साक्षरता, अगर देखो साक्षरता दर बात करें कहीं भी, अब कोई पूछेगा कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर मतलब भारत की पूछेगा तो पूरे भारत में कितने पढ़े लिखे लोग हैं बच्चों, वो बताना है। अब केवल कोई पूछे कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल कह रहा है बिहार का, केवल बिहार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। साक्षरता दर का मतलब क्या होगा? साक्षरता मतलब पढ़े लिखे, और दर का मतलब रेट, ठीक है, दर। तो यहाँ पे देखो डाटा दिया गया है, डाटा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए। तब भारत में जनगणना 2001 के अनुसार, जब 2001 में जनगणना हुई थी, तो उसमें बिहार की साक्षरता दर निकाली गई थी कि बिहार में कितने लोग शिक्षित हैं। तो कुल साक्षरता दर में प्रतिशत में देखो, कुल साक्षरता दर प्रतिशत में टोटल 47% लोग थे जो बिहार में पढ़े लिखे लोग हैं, टोटल 47%, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर में प्रतिशत में 60% है, ठीक है। महिला में 33% है, अनुसूचित जनजाति में 23% और अनुसूचित जनजाति में 28%। देखो पूरे बिहार में बच्चों 60% जो है पुरुष जो है शिक्षित हैं, और 33% जो है महिलाएं शिक्षित हैं, और अनुसूचित जाति 29% और अनुसूचित जनजाति 28%। तो बच्चों ये आंकड़ा है एक प्रकार का कि बिहार में कितने प्रतिशत शिक्षित हैं, ये आप देख सकते हैं कि टोटल 2001 के अनुसार है, ठीक है। अब तो बहुत ही बढ़ गया होगा, 2001 का कहाँ 2023, ठीक है, लगभग 22 साल। तो 2001 में ये शिक्षा में जो ये रेट था उतनी थी कि बिहार में टोटल 60% जो था, 100 में से 60% केवल पुरुष शिक्षित थे, 33% महिलाएं थी, 29% क्या थे अनुसूचित जनजाति, और 28 में अनुसूचित जनजाति। यह अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति है। इसको कहते हैं इंग्लिश में एससी, इसको कहते हैं एसटी। शेड्यूल कास्ट, इसको कहते हैं शेड्यूल ट्रिबल्ड कास्ट, ठीक है। चलो, इस तालिका में देखने से पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बिहार में जो बच्चों शिक्षा की जो है अत्यंत दयनीय है।
देखो ये क्या है, बिहार का है, लेकिन ये जो कुल साक्षरता दर है, कुल साक्षरता दर में टोटल 47% ही क्या है, शिक्षित है टोटल मिला के। ये टोटल मिला दिया जाए, ये टोटल मिला दिया जाए तो फिर से 100 से भाग दिया जाए तो टोटल 47% ही लोग बिहार में शिक्षित हैं। ये तो वो बता दिया, स्पेसिफिक स्पेशल है ये, स्पेशल पुरुष महिला अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति, लेकिन टोटल को मिला दिया जाए और 100 से भाग दिया जाए तो टोटल क्या होंगे, केवल 47% ही शिक्षा है बिहार में, और वो भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं, शिक्षित का मतलब ये नहीं कि पूरे इंजीनियर हैं, पूरे IAS PCS है, नहीं। शिक्षित का मतलब क्या हुआ कि वो बस नाम लिखना जानते हैं और 2-4 वर्ड पढ़ना जानते हैं, वो भी शिक्षित है। जैसे मेरे माता पिता हैं, वो क्या है, शिक्षित हैं, क्योंकि वो नाम लिखना पढ़ना जानते हैं, 11th 12th पास हैं, ठीक है। तो इस तालिका में देखना पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की नीति अत्यंत दयनीय है। 2 मिनट पर रुको, 2 मिनट बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है कि इस तालिका को देखने से पता चलता है कि अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बच्चों टोटल 100% है, टोटल 100% में तो केवल 47% जो बच्चों महिला पुरुष सभी को मिला के जाति अनुसूचित जनजाति सब केवल 47% ही लोग क्या है, शिक्षित हैं बच्चों। तो क्या है, बहुत ही अत्यंत दयनीय है। जो केरल राज्य है बच्चों, वहाँ पर 98% है, मतलब 100 में से 98% लोग जो है क्या है, शिक्षित हैं, लेकिन बिहार में वहीं केवल 47%। समझ सकते हो ना कितना पीछे हैं बिहार, ठीक है। बिहार जो शिक्षित में कितना पीछे है शिक्षा साक्षर में। तो केरल में बच्चों, केरल में 98% लोग हैं, वहीं बिहार में 47%। तो आप ये आंकड़ा देख सकते हैं कितना हम लोग दयनीय स्थिति। वही कहना चाहता है कि इस तालिका में देखने से पता यही चलता है कि अपने राज्य की शिक्षा की नीति कितनी अत्यंत दयनीय है। हमारी कुल साक्षरता दर आधी से भी कम है बच्चों, 50% भी नहीं है, तो केवल 47% है। बताओ कि 100 में से केवल 47% अंक लाया है बिहार, और जो सबसे पिछड़ा राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। हमारी कुल साक्षरता दर आधी से भी कम है, अर्थात हमारे देश की कुल आबादी के आधे से जनसंख्या लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे प्रदेश की कुल आबादी के लगभग आधे से लोग पढ़े लिखे, इसका मतलब पता क्या चलता है बच्चों, समझते हो। टोटल 47%, देखो इसका एक अर्थ बता रहा हूँ, टोटल 47% जो है बिहार में क्या है, शिक्षित लोग हैं। तो समझ लो कि मान लो कि इसमें क्या 100 मान लो कि लोग हैं, मान लो कि पूरी बिहार की जो आबादी है 100 में 100 लोग हैं, पूरे बिहार की आबादी, उसमें से 50% से भी कम जो है, आधे लोग भी शिक्षित नहीं है। इसका मतलब यही तो निकल रहा है ना, इसका मतलब क्या, 53% जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बिहार में जितना जनसंख्या है उसका आधा से भी कम लोग शिक्षित हैं और आधा से ज़्यादा जो है अशिक्षित है। इसका मतलब समझ लो कितना बड़ा आंकड़ा है। और वहीं बिहार और केरल में 98% लोग शिक्षित, केवल 2% लोग हैं जो शिक्षित नहीं है। वहीं बिहार में आधा % से भी कम जो लोग हैं, पूरा बिहार में कुल शिक्षित नहीं है। समझ सकते हो कितना दयनीय स्थिति है, ठीक है। पढ़े लिखे महिलाओं अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सबसे बदतर है। महिलाओं में देखो, महिलाओं में क्या है, महिलाओं में केवल 33% लोग ही शिक्षित हैं, और अनुसूचित जाति और जनजाति में क्या है 28-29। ये भी बहुत ही खराब रिजल्ट है। वही कहना चाहता है कि सबसे स्थिति सबसे बदतर है। इनमें केवल 1/3 वो 28 से 33% ही साक्षर हैं बच्चों, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है, पुरुष है। बिहार में सबसे ज़्यादा पुरुष 60% है और महिलाएं 28 और 33 है इसमें, ठीक है। इसका मतलब यही है कि बिहार में जो शिक्षा नीति है वो अच्छी नहीं है। जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो सब अच्छे नहीं काम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। शिक्षा मंत्री जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बन जा रहे हैं शिक्षा मंत्री, बताओ, जिनको शिक्षा के बारे में नहीं पता है। यह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि स्कूल की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है बच्चों। आपको पता होगा कि बिहार में कैसे पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में, तो वही इसलिए ये शिक्षा नीति क्यों है। केरल में 98% क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे सरकार के स्कूल जो है बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए तो 98% शिक्षित है। लेकिन जो बिहार में स्कूल व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है बच्चों, बचपन में इन्हें स्कूल जाने का, एक पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। हमारे देखो शिक्षित जो आंकड़ा है वो बहुत ही कम होने का बहुत सारे कारण हैं कि स्कूल अच्छा नहीं है, गरीबी है, घर में जागरूकता नहीं है, घर में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या उस व्यक्ति का मन नहीं लगता। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे बिहार को अति पिछड़ा राज्य बनाता है शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि उसके मम्मी पापा के पास पैसे ही नहीं कि वो पढ़ाए, उसके मम्मी पापा उसको स्कूल जाने नहीं देते क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको वो पढ़ाई की वैल्यू समझते ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वही लिखा है बचपन में इन्हें स्कूल जाने का मौका न मिला होगा,
हाल के वर्षों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है, फिर भी 100% लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है बच्चों। ठीक है, तो सरकार कुछ कुछ कार्य करती है जिससे कुछ कुछ प्रतिशत बढ़ता रहता है, लेकिन अभी 100% शिक्षा नहीं हो पाई जैसे केरल में है। चलो ठीक है, तो मैं जब बनूंगा तो मैं बिहार में जाना चाहूँगा, वहाँ पे शिक्षा के जो दर है उसको पूरा ऐसे बढ़ाना की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, जब मैं बन जाऊँगा उसको बिहार में शिक्षा को क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहूँगा बच्चों। ठीक है, मेरा प्रयास यही रहेगा। पहला, बच्चों द्वारा स्कूल का सर्वे, बच्चों द्वारा बच्चों का सर्वे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। चलो, बच्चों द्वारा बच्चों का सर्वे, हम लोग खुद बच्चे हम लोग सर्वे करते हैं। आज भी बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए एक सर्वे करते हैं। 4 बच्चे की टोली बनाकर दिए गए प्रश्नों पर कम से कम 3 बच्चों से बात करना है। इन बच्चों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, यह पता करने की कोशिश करें कि किन किन कारणों से ये बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर मैं बनता हूँ शिक्षा मंत्री या कुछ भी, तो मैं इस काम पे काम करना चाहूँगा कि वो बच्चे हैं किस स्कूल में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या उनकी हालत ख़राब है, क्या उनके पास पैसा नहीं है, वही लिखा है। फर्स्ट, ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, वे कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते ये कभी स्कूल नहीं गए, इस पर लिखो। वो बच्चे से पूछो कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए आज तक, वो खुद बताएगा इसलिए नहीं गया। ऐसे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते तो थे लेकिन उन्होंने बीच में ही जाना बंद कर दिया, किन कारणों से बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो किन कारणों से बच्चे जो है विद्यालय आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मान लो गरीबी है या जागरूकता नहीं है या किसी टीचर ने उसको मार दिया उसको इसलिए वो नहीं गया, या उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अच्छा टीचर नहीं है तो ये सर्वे करना है। ठीक है, और थर्ड जो है, मान लो कि गरीबी के चलते वो चाय बेच रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा बच्चों, ढाबे पे काम कर रहा होगा, तो वो ढाबे पे काम करेगा कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर केस हो जाता है तो उसके घर माता पिता को पुलिस समझाती नहीं है, सीधा जेल डाल देती है। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा का अधिकार है बच्चों, कम से कम 14 साल तक उसको पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, उसके बाद वो पढ़े चाहे मत पढ़े, क्योंकि 14 वर्षों के लिए कम से कम न्यूनतम शिक्षा कितनी रखी गई है सरकार के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा, कम से कम 14 वर्षों को बच्चों को तक निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, कम से कम 10वीं तक। ठीक है, थर्ड जो है, ऐसे बच्चे जो बाल मजदूर हैं, किन किन कारणों से बच्चे पढ़ने की उम्र में ही मजदूरी करने लगते हैं। ठीक है, चौथा है, ऐसे शैक्षणिक सर्वेक्षण कराएं जो एक ही उम्र के सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या और किसी अन्य प्रकार के स्कूल में बच्चों के बीच अंतर करेंगे बच्चों। ठीक है, शिक्षक के लिए कार्य दिया गया है यहाँ पे। सरकार की भूमिका क्या लिखा गया है, बच्चों द्वारा किए गए सर्वे को अध्यापक समूह कार्य के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर उसका विश्लेषण करें। बच्चों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार क्या मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। अगर जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और जो तालिका आपने सर्वे निकाला है उसमें आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसा क्या करेंगे कि बच्चे जो है स्कूल आने लगे, आप क्या करेंगे बच्चों, वही लिखा है कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। ठीक है, सरकार की भूमिका, आप देखते हैं सरकार की भूमिका क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। चलो, शिक्षा प्राप्त करना हम सबका हक है, सबको शिक्षा करवाना सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों। ठीक है, सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को पूरा करने के लिए जरूरी हो जाता है कि इसे कानून का स्वरूप दिया जाए, ताकि किसी को अगर शिक्षा उपलब्ध ना हो तो न्यायालय का सहारा ले। इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बेहतर उचित व्यवस्था करना जरूरी है। इसके हेतु कई योजनाएं शुरू की गई जिसके तहत यह लक्ष्य पूरा हो सके। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं बच्चों। सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे साइकिल बांटती है वो, क्यों? क्योंकि जो दूर दराज के क्षेत्र में बच्चे होते हैं वो स्कूल आ जा सकें। दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाती हैं कि जो बच्चे भूख के चलते स्कूल नहीं आते, जो गरीब हैं, उसको कम से कम एक टाइम का खाना मिल जाए। सरकार उसे पोशाक या उसको राशि देती है, वजीफ़ा देती है कि बच्चे के पास अगर किताब नहीं है तो क्या वो किताब खरीद सके। ठीक है, ये क्यों करवाए गए हैं कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए गए। सरकार की क्या भूमिका है बच्चों, ठीक है, ये इसलिए उपलब्ध करवाए गए हैं कि सरकार का जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य की जो शिक्षा का प्रतिशत है वो आगे बढ़ाए। इसलिए वो अन्य माध्यमों से कन्या साइकिल माध्यम से बच्चों को साइकिल प्रदान करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे स्कूल में भी क्या होता है, साइकिल वितरण होता है, पैसा दे दिया जाता है कि साइकिल खरीद लीजिएगा। चलो, तो सरकार का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सरकार की भूमिका क्या है किसी भी राज्य में शिक्षा को लेकर, उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है,
ये हर राज्य में हो सकता है कि हर राज्य में अलग अलग जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं या जो शिक्षा मंत्री होते हैं वो अपने अपने राज्यों में क्या करते हैं, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग क्या योजनाएं चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं यार? हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। चलो पहला क्या है, अनुप्रिया अंतराशालिनी शबाना मध्य विद्यालय नगदाह में 8वीं वर्ग की छात्राएं हैं। यह विद्यालय उनकी काफ़ी घर के नज़दीक है, इस कारण विद्यालय जाने में कोई असुविधा नहीं होती। पर बात उनके मन में हमेशा कछुटती रहती कि शायद वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उच्च विद्यालय की गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव की अधिकतम लड़कियां कक्षा 8 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके विद्यालय आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके माता पिता की उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। बच्चों आपको पता है कि हमारे देश में कितना करप्शन हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, इसलिए जो हमारे परिवार होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि हमारी बेटा या बेटी के साथ कुछ कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना कर दें, इसलिए उनको क्या करते हैं, पढ़ाई बंद करवा देते हैं बच्चों। ठीक है, कि हमारे बेटे बेटी कुछ ना कर दे, कोई कोई किडनैप ना कर ले, चाहे कुछ भी, एक प्रकार का मन में भय रहता है उनको, इसलिए वो 8वीं क्लास के बाद वो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं और कहीं कॉलेज वगैरह नहीं भेजते हैं। कुछ ही माता पिता होते हैं जो भेज पाते हैं। एक दिन अखबार के माध्यम से पता चलता है कि कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी। क्यों दी जाएगी आपको पता चल गया, क्योंकि जो दूर 5 किलोमीटर जो बच्चे जो दूर जिससे आए होंगे वो 5 किलोमीटर दूर पैदल ना आए, वो साइकिल से आए, क्योंकि उनको वो डेली आना होता है स्कूल, आपको पता ही होगा। तो सरकार द्वारा इसमें क्या कार्य किया गया, सरकार द्वारा क्या कार्य किया गया, स्कूल में, सरकारी स्कूल में साइकिल का वितरण किया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है डेली या रेगुलर स्कूल आए, सरकार द्वारा साइकिल दी जाएगी। इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, अब इस गांव के सभी लड़कियां आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। अब सभी लड़कियां आगे बढ़कर आ सकती हैं। कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण होने के बाद, ठीक है, सबके माता पिता ने अपनी अपनी लड़कियों का नामांकन उच्च विद्यालय में करवा दिया। कुछ दिनों बाद विद्यालय प्रधान ने कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों के बीच साइकिल वितरित करवा दी। साइकिल पाकर ये लड़कियां आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखती और समूह में विद्यालय जाती। तो बच्चों देखो क्या हुआ था, पहले जब इनका घर जो है सरकारी जो 10th क्लास का था, इनके घर से 5 किलोमीटर दूर था, तो इनके मन में, इनके माता पिता के मन में क्या था, एक प्रकार का भय था कि ये कैसे जाएंगी, या उनके मन में कि कुछ विद्रोह ना कर दे, खड़ा कर दे कोई, या कोई किडनैप वगैरह ना कर ले। एक प्रकार से अलग अलग क्या रहता है, मन में भय रहता है। इससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया, इन सबको साइकिल दिवा दिया। आपको 9th क्लास में साइकिल मिलता है सबको, आपको बिहार में को पता ही होगा। साइकिल वितरण करने से क्या होगा, घर अगर मान लो कि आपका 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है तो आप साइकिल से रेन्यू आ सकते हैं। ठीक है, जिससे अब उनको क्या मिलेगा, अब उनको स्वास्थ्य, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, ये पहला कार्य है सरकार के द्वारा। पहला कार्य क्या है कि साइकिल वितरण, लिख लेना, साइकिल वितरण योजना, साइकिल वितरण योजना लिखना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लास्ट में बनाऊंगा एक कि राज्य सरकार शिक्षा, अपने राज्य में शिक्षा को महत्वपूर्ण या शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किन किन योजनाओं के साथ आगे कार्य करती है। तो पहला पॉइंट लिख देना उसमें साइकिल योजना, और इसके बारे में कुछ कुछ लिख देना कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन करना, अनुप्रिया और उसकी सहेलियाँ क्यों परेशान थी, उनकी सबकी परेशानी कैसे दूर हुई। ठीक है, उनकी परेशानी कैसे दूर हुई आपको बता दिया मैंने। लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने या ग्रहण करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों, कारण सहित लेके। तो लड़कियों को जो शिक्षा प्राप्त करना होता है बच्चों, उनमें क्या क्या कारण होते हैं, उनके घर के, उनके माता पिता के, उनके स्कूल दूरी के, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनके अपहरण के। तो इनमें लिखना है ये क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, और नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आपकी समझ में ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है कि जिससे लड़कियों को परेशानी ना हो। तो बच्चों इसमें आपके बारे में लिखना है कि ऐसी कौन सी सुविधा हो सकती है जिसमें लड़कियों को परेशानी ना हो। ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ पे सुझाव दूँ अगर यहाँ पे, इसमें कि व्यवस्था ऐसी हो सकती है जिसमें लड़कियों को परेशानी ना हो। मैं तो कहता हूँ कि सरकारी बस एक होनी चाहिए, हर स्कूल में एक सरकारी बस हो उस विद्यालय के नाम से, और कम से कम 10 किलोमीटर तक जाती हो, कम से कम 10 किलोमीटर तक। ठीक है, हर एरिया में। उसमें क्या होगा कि केवल महिलाओं के लिए वो बस चलनी चाहिए, जिससे वो सरकारी स्कूल की जो भी बस महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, वो उनको घर सुरक्षित पहुंचा दिया जाए इस बस के माध्यम से। ठीक है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी होंगे तो इस बस में के माध्यम से, जैसे प्राइवेट स्कूल में चलता है, लेकिन ये बस फ्री में चलनी चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या इलेक्ट्रिक बस हो सकती है, ठीक है, डीजल बस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक बस चार्ज करना पड़ता है, उसमें खर्च कम होगा। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि सरकार को ये करनी चाहिए। तो साइकिल वितरण तो हो ही रहा है। ठीक है,
अब महिलाओं को स्कूटी भी प्रदान की जा रही है, लेकिन स्कूटी बहुत ही लंबा बजट है, सबको एक एक देना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या करो, बस ही लगवा दो। ये मेरा पहला सुझाव है, जिससे सरकारी केवल महिलाओं के लिए, नहीं कि पुरुषों के लिए, ठीक है, केवल महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा में, क्योंकि महिलाओं के जो रेट है यहाँ पे देख ही सकते हैं कि महिलाओं को में शिक्षा दर कितना कम है। देखो महिला में केवल 33% ले है, तो महिलाओं में शिक्षा साक्षरता दर जो है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको साइकिल बांटना पड़ेगा, हमको पोशाक बांटना पड़ेगा, हमको उनकी किताबें बांटना पड़ेंगी, जिससे महिलाओं की अधिक से अधिक, जो ग्रामीण महिलाएं हैं या ग्रामीण बच्चियां हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं, वो अधिक से अधिक स्कूल में आए और इस संख्या को 33 की जगह 60 से अधिक कर दे, ठीक है, इसलिए हमें ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलो, सुमित सरकारी विद्यालय के कक्षा 5 का छात्र है। वो हमेशा खुद दिखता था, पर इस दिनों चिंतित है, इन दोनों चिंतित है। उनकी चिंता का मुख्य कारण किताबों का समय पर ना मिलना है बच्चों, ठीक है। तो ये सरकार का ये दूसरा पॉइंट है। पहला सरकार ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए पहला साइकिल वितरण किया। अब सुमित के पास मुख्य कारण क्या है, किताबों पर समय से ना मिलना बच्चों, ठीक है। हमारे गांव में भी स्कूल है, माध्यमिक जहाँ मेरा भाई पढ़ता है, वहाँ भी सरकार की किताबें मतलब समय से नहीं मिलती है, लेकिन इस बार समय से मिल गई है। बाजार में भी उसकी पुस्तक नहीं मिलती, इसलिए चाहकर भी वो अपनी पुस्तक बाजार से खरीद नहीं पाया। सरकार को यह योजना है कि कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी। तो सरकार का यही योजना है पहला। दूसरा योजना याद रखना, पहला तो सरकारी था, दूसरा योजना क्या है, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कैसे पुस्तकें वितरण करें, निःशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी बच्चों को, ठीक है, उसी राज्य के। जैसे ये मैं बिहार का पढ़ा रहा हूँ, तो सरकार द्वारा ये पुस्तक बच्चों को दी जाती है, ठीक है, निःशुल्क दी जाती है, ताकि सभी बच्चे विद्यालय आ पाएँ। और 5वीं कक्षा में आए सुमित को 3 माह हो गए, पर अब उसे चिंता भी सता रही है कि परीक्षा में क्या लिखेगा, क्योंकि बस किताबें नहीं है। प्रधानाध्यापक से कहने पर वो स्थिति की जानकारी लेते हुए 1 माह में पुस्तक विद्यालय पहुंच जाएगी, ऐसा आश्वासन देते हैं बच्चों। तो दूसरा कमी क्या कारण थी, दूसरा कमी यही है विद्यालय में कि क्या है सर, एक तो पहला कि बच्चों की दूरी है वो बहुत ही अधिक है घर से, उनकी सरकारी स्कूल की, या उनके माता पिता बहुत ही चिंतित हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। दूसरी चिंता क्या है कि उनके पास किताबें नहीं है, समय से किताबें नहीं पहुंचती है कि जिससे वो पढ़ सके और परीक्षा में पास कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है। और मुख्य बात है कि पहले क्या होती थी कि सरकार की जो किताबें हैं वो बाज़ार में नहीं मिलते थे, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि अब उस किताब को बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया है। अब वो किताब जो है बाज़ार से भी ले जाके ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अगला है, ठीक है, तो सरकार ने 2 काम कर दिया, पहले तो पुस्तक वितरण करवाया, दूसरा क्या करवाया, साइकिल वितरण करवाया। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, नहीं तो बहुत मारूंगा तुम लोगों को। सुमित की चिंता का कारण क्या था, यदि सुमित की जगह आप होते तो अपने मन में क्या क्या विचार लाते, आपस में चर्चा करें। देखो यहाँ पे सरकार ने जो काम किया बहुत ही अच्छा किया, लेकिन मैं एक और सुझाव यहाँ पे दे सकता हूँ कि जो सरकार है एप्लीकेशन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एक ऐप बनाए, और उस ऐप में क्या करें, सभी किताबों का फ़ोटो खींच के अपलोड कर दे। मैं जो ये ऐप पढ़ा रहा हूँ ये सरकार के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जिनके पास, बच्चों के पास अगर मोबाइल है और पुस्तक अभी तक सरकारी स्कूल में नहीं मिली है, तो बच्चे कम से कम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल ज़माना है बच्चों। तो इस क्षेत्र में भी काम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कूल में जो है शिक्षा को अच्छा बढ़ा सकते हैं, उसमें और बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं और बच्चों को जोड़ सकते हैं, सभी बच्चों तक शिक्षा को आसानी से पहुंचा सकते हैं। जिनके पास फ़ोन होगा वो बिना किताब के, जब तक स्कूल में नहीं वितरण होगी, जब तक स्कूल में नहीं मिलेगी, तब तक वो शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो बच्चों ये भी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। सरकार ने ये अपना एक वेबसाइट बनाया है, प्ले स्टोर पर ऐप बनाया है, उस ऐप में ये सारा पुस्तक क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जिस बच्चों के पास मोबाइल है वो ऐप डाउनलोड करके देख सकता है। इस ऐप का नाम क्या है, शायद इसका ऐप का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, जो मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो यही है। सेकंड क्या है, आपको समय पर किताबें नहीं मिलती, मिलने की स्थिति में प्रधानाध्यापक ने क्या प्रयास किया बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन करना सभी को। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजना। देखो मैंने बताया था ना कि सरकार क्या बोलती है, सरकार जो है, राज्य सरकार जो होती है अपने क्षेत्र में या अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सरकारी योजना लाती है। जैसे मैं आपको बताया, पहला है कि साइकिल योजना लाई, दूसरी क्या है, दूसरा है पुस्तक वितरण योजना लाई, जो पुस्तक बांटते हैं। तीसरा है मध्याह्न भोजन योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्याह्न भोजन योजना अभी भी चलता है। मध्याह्न भोजन का मतलब क्या है कि जो बच्चे गरीब हैं या जो बच्चे जिनके घर में सुबह खाना नहीं बनता है, वो भूखे पेट स्कूल आते हैं, उनके लिए दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। क्यों, इसका उद्देश्य क्या था कि स्कूलों में क्या बच्चों को ज़्यादा बुला सकें,
ठीक है, खाना के माध्यम से उनको खाना का लालच देके उनको शिक्षा बढ़ा सके बच्चों, ठीक, खाना का लालच देके बच्चों को अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठी हो और अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा को प्राप्त करें। उनका उद्देश्य ये था। पोशाक योजना बच्चों को जिनके पास किताबें नहीं हैं, जिनके पास साइकिल नहीं है और जिनके पास ड्रेस नहीं है, उनको ड्रेस का पैसा या ड्रेस भी दिया जाता है, ठीक है। भवन निर्माण योजना, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि योजनाओं के विषय में शिक्षकों से चर्चा करो और उनकी आखिरी ज़रूरत क्यों है, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। क्या आप अपने विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं, अपने विचार लिखें। तो बच्चों अभिषेक ये आपको लिखना है, ठीक है, ये लिख के सेंड करना है कि क्या अपने विद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप, अपने विचार लिखें। अगर देखो बच्चों में इसलिए अगर ये सब पढ़ते हैं तो आपके माइंड में खुलता है कि कहाँ कहाँ कमजोरी है, और जब आप ऊंचे पद पे होते हैं, जब आप कलेक्टर वगैरह बनते हैं, तो इस कमज़ोर चीज़ पे काम करना चाहते हैं, आप काम कर सकते हैं। कि आप जैसे मान लो कि बिहार से अगर पढ़े हैं, मैं भी तो बिहार से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं जिस दिन बन जाऊँगा या जिस दिन मैं बन जाऊँगा, मैं बड़े पद पर चले जाऊँगा, तो उस दिन मैं ये देखूँगा, मुझे याद आएगा कि मैंने किताब में पढ़ा था, और जो डाटा सरकार के द्वारा भेजा जाता है कि सरकार में बिहार में शिक्षा की बहुत ही कमी है, उस कम आंकड़े को मैं काम करने की कोशिश करूंगा और उस कम आंकड़े को मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को क्या किया जाए, उसको शिक्षा प्राप्त करा जाए। इस पॉइंट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इस पॉइंट में क्या किया जाए कि सभी बच्चों के जिसके पास अगर मोबाइल नहीं है, उच्च क्लास के बच्चों को उनको लैपटॉप दिया जाता है सरकार के द्वारा ना, क्योंकि वो मोबाइल से लैपटॉप से प्राप्त कर सकें। ये सर ठीक है। 8वीं क्लास में एक लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहिए, जिनके पास किताब नहीं है तो उस लाइब्रेरी में जाके कम से कम पढ़ सकें, ठीक है। ऐसा बच्चों स्कीम ला सकते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कक्षा 8वीं तक बच्चे जो समझदार नहीं होते फाड़ छीड़ के फेंक फाक देंगे, ये सब बच्चे बड़े वर्ग के लिए है, जो बड़े बच्चे हैं 10th 11th 12th उनके लिए है, ठीक है। तो ये भी ऐड कर सकती है सरकार। कहीं कहीं हो भी रहा है, यूपी में होता है, लैपटॉप टेलीफोन बांटा जाता है। एक नज़र शिक्षा के अधिकार पर, ठीक है बच्चों, जो शिक्षा है वो अधिकार है, सबका अधिकार है, आपको बताया था मैंने, जो शिक्षा है सबका अधिकार है। क्या लिखा है, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2009 से पूरे देश में लागू हो गया, क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष से बच्चों के लिए सभी को शिक्षा अधिकार मिलने चाहिए, और उनको क्या कहे, पूरे देश में शिक्षा का अधिकार, कोई भी सबका अधिकार है उनको शिक्षा प्राप्त करना। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ग के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी बच्चों, ठीक है। आप किसी भी राज्य में हो, किसी भी क्षेत्र से हो, या किसी भी धर्म समुदाय से हो, आपको 6 से लेकर 14 वर्ष तक, ठीक है, लगभग कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक 3-4 साल तक आपको जो शिक्षा है वो आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। किताब, साइकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना के दौरान आपको सब कुछ चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। किसी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही निष्कासित किया जाएगा। सभी बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें मदद कर पुनः नामांकित किया जाएगा। आप देखते होंगे कि कक्षा 6 से कक्षा 10 तक, कक्षा 9 तक किसी को फेल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फेल कर देंगे तो वो कभी पढ़ने नहीं आएंगे, और इसका उद्देश्य यह है कि उनको पास कर देना है। इसलिए आप किसी भी सरकारी में चले जाए, बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है किसी को निष्कासित नहीं किया जाता है। क्यों? किसी का नाम नहीं काटा जाता बच्चों, ठीक है। तो समझ गए कि सरकार ने क्या क्या किया, क्या है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सबको नोट्स बनाना है और अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखना है, अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों, नहीं तो उड़ जाएगा सब हवा में। तो सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया आपने ऊपर बता दिया मैंने। मैं ये क्वेश्चन लिखो कि किसी भी राज्य सरकार ने, लिखो राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्यों क्या क्या है चर्चा करें। ये क्वेश्चन लिखना है कि राज्य सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण कदम है चर्चा करें। ये लिखना है क्वेश्चन, आपको लिखना है, आपको बता दिया है सारा को, कहानी वगैरह जैसे कहानी टाइप का लिखना है कि क्या क्या सरकार ने किया, ठीक है। अब सरकार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका, जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इनमें कोई संदेह नहीं होता कि देश के लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। हम लोग को पता है कि बिहार में भाई इतनी गरीबी है कि वो सही से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। उनके लिए पीने का अच्छा पानी नहीं है,
दवाई के लिए पैसे नहीं है, संतुलित भोजन के लिए पैसे नहीं है, अस्पताल के में बेड के लिए पैसे नहीं है, और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो जिससे सरकार की क्या हो जाती है, सरकार की दायित्व हो जाता है कि अपने राज्य में रह रहे लोगों के लिए वो अच्छा देखभाल करें। ठीक है, अनेक अनेक उपायों के माध्यम से सरकार के उनका सेवा करें, उनका सत्कार करें और उनको चिकित्सा की सारी सुविधाएं जो है प्रदान करें। ठीक है, आपको पता है क्यों सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करें, क्योंकि पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, संतुलित आहार के लिए पैसे नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, अस्पताल नहीं है सरकार किसी भी क्षेत्र में, अस्पताल किसी किसी क्षेत्र में है तो डॉक्टरें नहीं हैं। ठीक है, डॉक्टर है तो उसके पास अच्छी नॉलेजें नहीं है, वो उल्टा सीधा दवाई दे रहा है जिससे बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, किसी की मौत, डॉक्टर की कमी है, अनेक समस्याएं हैं। तो इन सब की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है बच्चों, ये देखते हैं। चलो ये देखते हैं। ठीक है, हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। हमारे देश का जो संविधान है वो कहता है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सभी राज्यों का पहला कर्तव्य है। ठीक है, सभी सरकार का पहला कर्तव्य है कि सभी बच्चों को, सोचो अगर आपके पास शिक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है लेकिन आपको स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो क्या बच्चों को स्कूल जा पाएगा? अगर आप बीमार पड़ेंगे तो क्या आप स्कूल जा पाएंगे? बताओ, अगर आप बीमार रहेंगे तो क्या कोई काम कर पाएंगे? अगर आप बीमार रहेंगे तो कोई अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे, ना अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बीमारी हैं। तो यहीं पे इसलिए लिखा गया है कि सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि अगर बीमार रहेंगे तो आप कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी राज्य सरकार का सबसे पहले जो है स्वास्थ्य पे काम करने का पहला कर्तव्य है बच्चों। ठीक है, ना कि शिक्षा। ठीक है, पहला कर्तव्य शिक्षा, पहला कर्तव्य क्या है? स्वास्थ्य। अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप लोग क्या होंगे, स्कूल भी जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कितना भी अच्छा स्कूल हो आप स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हैं। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। आकस्मिक इलाज का मतलब क्या होता है बच्चों? कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा हो। आकस्मिक मतलब क्या? तुरंत, अचानक। अगर कोई अचानक व्यक्ति अगर आ जाता है तो उसकी तुरंत इलाज की सुविधा होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे गांव का स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि से अपेक्षाएं की जाती हैं कि सुचारू रूप से काम करें। गौरतलब है कि 2005 से रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र में 39 थी और 2010 में यह बढ़कर 4000 रोगी प्रति माह हो गई थी बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? 2005 में रोगियों की औसत उपस्थिति प्रति स्वास्थ्य केंद्र में 39 थी। प्रति स्वास्थ्य केंद्र में 39 केवल आते थे, लेकिन 2010 में 4000 रोगी प्रति माह हो गए हैं बच्चों। ठीक, 4000। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है स्वास्थ्य शिक्षा पे भी अच्छा काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सरकार के लिए जो कितना इम्पोर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। बच्चों को कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इस एक पॉइंट ये भी है, जो मध्याह्न भोजन योजना है बच्चों, मध्याह्न भोजन मतलब जो सरकार में दोपहर का खाना बंटवाती है। एक पॉइंट तो शिक्षा था, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो कमज़ोर छात्र हैं, जिनके माता पिता के पास उतने पैसे नहीं कि जो उनको भोजन अच्छी उपलब्ध करा सके, खाना उपलब्ध करा सके एक टाइम का, तो उनको मतलब स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए भी एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि बच्चों मान लो कि जिसके पास भोजन आधा पेट जो खाता है यहाँ पे आके पूरा फुल पेट भोजन करके जाएगा, जिससे वो स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं रहेगा या कुपोषण का शिकार नहीं रहेगा, हड्डी नहीं दिखेगा। ठीक है, डेली आएगा, डेली भोजन करेगा, उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं, डेली अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं। इसका ये भी उद्देश्य हो सकता है। हमारे देश में प्रत्येक 1000 पैदा बच्चे जो होते हैं उनमें से केवल 300 बच्चे का वजन बहुत कम होता है बच्चों। क्यों? वजन कम होने का मतलब क्या है? वो क्या है? कुपोषण का शिकार है बच्चों। ठीक है, वही लिखा है कि हमारे देश में प्रत्येक 1000 बच्चे जो पैदा होने के वाले जो में से 300 बच्चे का वजन बहुत कम होता है। 5 वर्ष के अंदर इनमें से 143 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये सभी बचाए जा सकते हैं। 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं बच्चों हमारे देश में, मान लो 300 बच्चे जो होते हैं उनका वजन जो होता है काफ़ी कम होता है और बहुत ही लगते हैं पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता को अच्छी खाना पीना नहीं मिलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, 143 जो बच्चे होते हैं, 143 बच्चे होते हैं, वो उनकी 5 वर्ष से पहले ही मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे पोषण नहीं दिया जाता है, अच्छी दूध मतलब अच्छी क्वालिटी का भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे उनकी
शरीर में प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाती है जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में औरतों को सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को जन्म देने के समय होता है। 1 लाख औरतों से 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख औरतों में से 400 औरतें की बच्चों को जन्म देते समय मौत हो जाती है बच्चों। कितना इंपॉर्टेंट बात लिखा है, माता जो होती है कितनी अच्छी होती है हम लोग की माता। 1 लाख अगर मान लो कि कोई औरत है तो उसमें अगर बच्चे जन्म देती है तो 400 औरत होती हैं, वो बच्चे को जन्म देते समय मौत हो जाती है उनकी। ये औरतें मरने से बचाई जा सकती हैं, ठीक है बच्चों। सरकार के द्वारा अगर, यार आपको पता होगा, ये फिर से थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन कर देता हूँ बच्चों, मैं शॉर्ट में भाग रहा था लेकिन आपके लिए सॉरी। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 1 लाख बच्चे औरत जो है 400 औरतें को बच्चे जो जन्म देते हैं उसी से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये औरतें मरने से बचाई जा सकती थी बच्चों। तो सरकार कैसे बचाएगी, आपको क्या लगता है? उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके, उनको अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा के, उनको अच्छी दवा उपलब्ध करा के, उनको अच्छी दवा इंजेक्शन्स वगैरह उपलब्ध करवा के, ठीक है, उनको अच्छा इलाज करवा के, ठीक है। इसलिए मृत्यु हो जाती हैं जो अधिकांश जो होते हैं उनको अच्छी सुविधा नहीं मिलती और टाइम पे हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। टाइम पे उनको अच्छी दवाई नहीं मिलती हैं, टाइम को उनको अच्छे भोजन नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसलिए अधिकांश माताएं की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, अच्छी सुई के लिए पैसे नहीं होते उतने गरीब आदमी के लिए। तो ये जो औरत है मरने से बचाई जा सकती थी बच्चों, ठीक है। सरकार इनकी कोई मदद करती तो, जैसे स्वास्थ्य, कोई डॉक्टर या कोई अच्छा हॉस्पिटल या कोई पैसे या कोई सुई इंजेक्शन, इन सब की मदद करके इन औरतों को बचाने जा सकती थी, ठीक है, सरकार के द्वारा। चलो क्या लिखा है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, यह दोनों स्थिति में क्यों उत्पन्न होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो बच्चों जो हमारे देश में अधिक बच्चे मरते हैं उसके पीछे क्या क्या कारण है यहाँ पे लिखना है। और हमारी माताएं 1,000 में से 400, 1,000 माताएं में से 400 प्रत्येक वर्ष जो होती हैं मर जाती हैं बच्चे जन्म देते समय। इनके क्या क्या कारण है बच्चों आपको लिखना है, और सरकार इसके लिए क्या क्या कर सकती है ये आपको बताया मैंने अभी डिटेल से, तो आपको लिखना है, ठीक है। इन दोनों से बच्चों और औरतों को कैसे बचाया जा सकता है बच्चों, तो ये भी बताया मैंने। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका लिखना, और ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वैसे लिखना है कि बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है और उनकी माताओं को भी कैसे बचाया जा सकता है बच्चों। मैंने आपको बता दिया, समय पर भोजन उपलब्ध करवा के, समय पर स्वास्थ्य, समय पर अस्पताल, समय पर अच्छी दवाइयाँ, ठीक है, समय पर अच्छे भोजन, समय पर अच्छे वस्त्र, ठीक है, और उनको कुछ पैसा मुहैया करवा के जिससे उनको इलाज अच्छी हॉस्पिटल में करवा सके, जिससे उनको बच्चों की मृत्यु और उनकी माताओं को मरने से बचाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। लास्ट पॉइंट कहता है कि समानता के आधार पर किसी भी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था बेहतर बने और समान रूप से सभी को उपलब्ध हो। इसके लिए योजनाएं बनाने और व्यवस्थित रूप से लागू करने में सरकार और समाज दोनों की साझी पहल आवश्यक है। साझी पहल का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे गौर करना। यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल सरकार ही मदद करेगा तो हम लोग करेंगे। हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, वह लोग कुछ अगर मुहैया करवा दे पैसा या कुछ उपलब्ध करवा दे उनका संसाधन, कुछ ऐसे डॉक्टर, अगर मान लो कि कोई डॉक्टर है तो उनको अच्छा फ्री में इलाज कर दे, भले दवाई का पैसा ले लेकिन फ्री में इलाज कर दे, या किसी के पास एम्बुलेंस है तो उसको एम्बुलेंस तुरंत पहुंचा दे। तो जो हमारे समाज में या सरकार के द्वारा, समाज और सरकार के दोनों को मिलकर कार्य करना होगा, जिससे यह क्या करना पड़ेगा, यह जो जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग होने से बचा सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि केवल सरकार ही करेगी, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग मिलके, या कोई मुखिया वगैरह है या कोई अमीर व्यक्ति है तो वो मिलकर क्या करते हैं, अच्छे को डॉक्टर रखवा सकती है, अच्छा हॉस्पिटल बनवा सकती है। कितने लोग करते हैं, बड़े बड़े अमीर अरबपति आदमी लोग ऐसा करवाते हैं, उनके क्या करते हैं, उनके समाज की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह कार्य करना होगा, और यह कार्य तभी सफल होगा जब सरकार और समाज दोनों मिलकर एक रास्ते पर चलेंगे, ठीक है। नहीं कि केवल सरकार ही करे, नहीं, लोगों को भी आना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को भी जागरूकता होना पड़ेगा। अगर कोई मान लो कि कोई हॉस्पिटल है, उसमें अगर अच्छा डॉक्टर नहीं है तो लोग उसे ही निकाल देंगे, ऐसा हो, फिर सरकार से मांग करे कि अच्छा डॉक्टर भेजा जाए, समझ गए। अभ्यास के लिए प्रश्न करना है आपको। सबसे पहला है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार की कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं बच्चों, तो ये नोट करना है, ठीक है। सबके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किए गए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, चर्चा करना है। नेक्स्ट है, शिक्षा की स्थिति बेहतर के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो बच्चों ये आपको बताया था मैंने, इतने सारे प्रोग्राम बताए थे सरकार के, आपको लिखना है, ठीक है,
कि शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की क्या क्या भूमिका है। भूमिका मतलब क्या है कि सरकार के क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करना चाहिए, वो है। नेक्स्ट, सर्वे क्यों किया जाता है बच्चों, सर्वे क्यों किया जाता है? अगर सर्वे नहीं करेंगे तो अच्छा डाटा कहाँ से मिलेगा? जैसे वो डाटा मैंने आपको बताया था कि इतना प्रतिशत पुरुष शिक्षित है, इतना प्रतिशत महिला शिक्षित है। अगर वो नहीं मिलता तो हम लोग कैसे कैसे अच्छी रणनीति कैसे बनाते इन सब के बचाव के लिए? ये सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन स्कीम या साइकिल प्रोग्राम स्कीम, वो कैसे चलाते? क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अच्छा डाटा था, एक अच्छा था डाटा था, सर्वे हम लोगों ने किया था, इसलिए सर्वे बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। बताओ, अगर मान लो कि अगर आपके घर में 10 लोग हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि कितने लोग हैं, तो आप कैसे अंदाज में उनके लिए खाना बना दोगे? हो सकता है कि 2 बजे के लिए खाना बना सकते हो सकता है कि 3 के लिए बनाओगे, 10 के लिए तो नहीं बनाओगे, लेकिन 10 के लिए खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें 10 लोग के बारे में पता होना चाहिए कि 10 लोग हैं, तब 10 लोग के लिए आटा लगाओगे, 10 लोग के लिए सब्जी बनाओगे। ये नहीं कि आपके घर में मान लो कि 50 लोग हैं, आपको पता ही नहीं कि कितने लोग हैं, तब खाना 50 लोग के लिए नहीं बना सकते ना बिना अंदाजे। पहले आदमी गिनोगे, जैसे भंडारा वगैरह करवाते हैं तो पहले पता कर लिया जाता है कि हमारे पास 400 लोग हैं कि 300 लोग हैं। ये भी तो आंकड़ा ही ना एक प्रकार का। तब हमको पता है कि भैया 400 आदमी है, 400 के लिए हमें खाना बनवाना है। ये पता कैसे चला? हम लोगों ने सर्वे किया, हम लोगों ने 400 लोगों के पास अंगियाँ दिया, इसलिए तो हमें पता चला कि 400 लोग हैं। अगर यही सोचो कि अगर 400 मान लो कि लोग नहीं रहेंगे, आपको पता ही नहीं कि कितने लोग के लिए खाना बनवाना है, तो कितना 1 करोड़ के लिए खाना बनवा दीजिएगा, या तो कमी हो जाएगा या तो अधिक ही हो जाएगा, समझ गए? इसीलिए हमें डाटा बहुत ही आवश्यक है। अगर डाटा नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी रणनीति या कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी काम करेंगे तो गलती होगा या तो खराब होगा, समझ गए? इसीलिए बहुत ही सर्वे क्यों किया जाता है, आपको पता चल गया। अपने पाठ में किए गए सर्वे से क्या समझा, ठीक है? अगर शिक्षा स्वास्थ्य वाली जो सर्वे नहीं निकालेंगे तो कैसे उनके बारे में हॉस्पिटल बनाएंगे? कैसे पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है? कैसे पता चलेगा कि स्वास्थ्य में कितने लोग मर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि बच्चे हर साल माताएं कितनी मर जा रही है? क्यों? इनके पास सर्वे है, इसलिए पता किया गया कि भाई हर साल 400 बच्चे मृत्यु हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्वे निकाला गया, और उनके लिए हम लोग क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद हम लोगों ने इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाएँ, ठीक है? जैसे सरकारी स्कूल में मान लो कि 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो हमको पता चलेगा कि 500 बच्चे ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर दूर से आते हैं, तब इसके लिए हम लोग को पता है कि 500 बच्चे हैं, और 500 हम लोगों ने साइकिल दिया, तब ना पता चला कि 500 को साइकिल देंगे तो यह जो है समस्या दूर हो जाएगी। तो हमारे पास एक 500 जो था वो सर्वे था, हम लोगों ने डाटा निकाला था। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझ गए होंगे, घर के एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, एक ही उम्र के बच्चों को जो सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या अन्य किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे बातचीत करके पता करें कि इन स्कूलों में क्या समानताएं और अंतर है। तो मान लो कि कोई घर में आपके प्राइवेट स्कूल है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो आपसे बातचीत करें उससे कि आप में और उसमें क्या अंतर है। जो उसके स्कूल में होता है वो क्या होता है, जो आपके स्कूल में क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है? और उसके स्कूल और आपके स्कूल में क्या अंतर है बच्चों, ठीक है? तो ये आपको बात डिस्कस करना है। तो आई होप बच्चों मैंने पूरा जो चैप्टर है एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से मैंने पढ़ाई की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो क्लास 7th के जो विद्यार्थी होंगे, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, ठीक है? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये बच्चों इस वीडियो को शेयर करें। क्यों? आपको मैंने बताया था कि देखो कितना शिक्षा का जो है स्तर बहुत ही कम है शिक्षा में स्तर। तो इस वीडियो के माध्यम से उस बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ठीक है? अच्छी जागरूकता मिलेगी कैसे पढ़ना है। तो मैं सारा बुक पढ़ाऊँगा आपको क्लास 7th का, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो अगली कक्षा है हमारी अध्याय 4 की, ठीक है? जो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे चैप्टर 4 की, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका सचिन, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।